विंड्स ऑफ चेंज में आज जेपीएससी प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसकी शुरुआत ह्यूमन राइट्स से होती है और जिसका अंत यूएन पर होता है और अदर यूएन से रिलेटेड एजेंसीज पर होती है। जब हम सिलेबस देखते हैं तो हम पाते हैं कि हिस्ट्री, जो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, तीनों को मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चंस उससे आते हैं, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। और फिर जब हम लास्ट देखते हैं टॉपिक जीएस फर्स्ट का, तो हम देखते हैं कि उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स दिए गए हैं। आप सब लोग थोड़ा बहुत ही सही उस टॉपिक्स का ज्ञान रखते हैं। खासतौर पर जो लोग पेपर को पढ़ते रहे हैं उनको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन लिखने के लिए एक सटीक जानकारी होनी चाहिए। सटीक जानकारी के लिए कहीं सीरियस स्टडी की जरूरत पड़ती है और आंसर चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, इसलिए उसकी सही समझ भी जरूरी है। आज हम जो टॉपिक को डील करने जा रहे हैं वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। आप सब वर्तमान पूरे विश्व के हालात को देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि सबसे ज्यादा खतरा मानवाधिकार पर ही दिखाई देगा। एक द्वंद्व है जस्टिस और इनजस्टिस के बीच, एक द्वंद्व है व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच, एक द्वंद्व है तर्क और तर्क संगत होने का। तो जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध ह्यूमैनिटेरियन रिवॉल्यूशन से शुरू होता है और इस क्रम में जो सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है वो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और फिर उसके बाद थोड़े ही दिनों में हम देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, जहां पर राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो दो नाम हमको स्पष्ट रूप से नजर आता है जो उस वक्त के ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स हुआ करते थे। एक रूसो, जीन जैक्वस रूसो, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ह्यूमन राइट्स की बात की थी, और दूसरा वोल्टेयर, जिसने हर नैरो माइंडेडनेस के खिलाफ आवाज उठाया था, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हो, चाहे वो आर्थिक नीति से जुड़ा हो। हर तरह के इनजस्टिस पर उन्होंने खुलकर बात किया है। अब सवाल पैदा होता है कि जैसे ही हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को पढ़ते हैं तो सबसे पहला लाइन उसमें आर्टिकल 1 से लेके 30 तक आर्टिकल्स हैं उसमें, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल में यह बात लिखी गई है कि मैन इज बॉर्न फ्री। यह आया कहां से, ये विचार कि मैन इज बॉर्न फ्री? एक तो नेचर को जब हम देखते हैं
तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब फ्री होते हैं। किसी तरह का कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, कोई स्टेटस का कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ भी नजर नहीं आता। गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर और राजा का बच्चा हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उनका एक लाइन जो बहुत ही फेमस हुआ कि मेन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। इसीलिए जब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आई और 1948 में जब ये प्रोक्लेम किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो उस वक्त जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली की बैठक फ्रांस में हुई थी, जो 10 दिसंबर 1948 की घटना है। वहां पर बहुत डिटेल में बताया गया कि ह्यूमन राइट्स है क्या, और जितने भी विश्व के देश हैं उन सबको उस डिक्लेरेशन के हिसाब से अपनी पॉलिसियां बनानी है। भारत भी उसमें एक सिग्नेटरी था। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, जिस पर अगले सेशन में हम जाएंगे, तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त ह्यूमन राइट्स का सपोर्टर नजर आता है हमको। इसमें जो बातें दर्ज हुई हैं बाद में, वो सब बातें ह्यूमन राइट्स में पहले से डिक्लेरेशन के समय में डाला गया था। अब फिर वही बात आती है कि जब हम देखते हैं और समझते हैं कि स्थिति क्या है और हमारी कल्पना क्या है, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जाता है ह्यूमन राइट्स की तरफ, मानवाधिकार की तरफ। अब सवाल होता है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ये ह्यूमन राइट्स है क्या? ह्यूमन राइट एक कंसेप्ट है कि जो भी एक इंसान के शक्ल में इस पूरे विश्व में कहीं पर भी बसा हो, रहता हो, उन सब को कुछ राइट्स प्राप्त हैं। जो राइट्स कोई देश उनको नहीं दे रहा है, देश कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट्स देता है। ये राइट्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल राइट्स है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, आप उससे इनएलिनेट नहीं कर सकते, इनफ्रिंज नहीं कर सकते। ये उसका बर्थ राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स को, तो हम ये पाते हैं कि हम सिर्फ पेरिस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी नहीं थे, हमने उसको आत्मसात किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा और उसको हमेशा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक प्रिंसिपल चला आ रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमको उसके आगे सोचना है। जस्टिस डिलेड का मतलब सिर्फ डिनाइड नहीं, जस्टिस डिस्ट्रॉयड भी है। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से दिए हुए हों या पेरिस डिक्लेरेशन से, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उससे दिए गए हों, हमें उसकी जरूरत है एक इंसान के रूप में डेवलप करने के लिए, एक समाज के रूप में डेवलप करने के लिए।
एक देश के रूप में डेवलप करने के लिए हम न अपना कोई राइट सरेंडर करेंगे, न किसी और दूसरे के किसी राइट्स को इन्फ्रिंज करेंगे। ये हमारा कॉमन गोल होगा कि हम दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाएं। बड़े सारे 2 रिवॉल्यूशन का मैंने नाम लिया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिससे स्थिति बहुत बड़ी अच्छी हुई। दूसरा मैंने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1789 में हुआ। उसके पीछे भी रूसो जैसे लोग थे, बड़े बड़े फिलोसफर थे, वोल्टेयर थे। इन लोगों ने जो आइडियाज फ्रेंच पीपल के सामने रखा, उसका थ्रू आउट वर्ल्ड इंपैक्ट पड़ा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का भी पड़ा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी पड़ा। और उसके बाद जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए छोटे बड़े, अधिकांश ने उसको अडॉप्ट किया एज ए ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। जब हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर के कहीं पर भी शंका में नहीं दिखाई देता। वो देखता है कि ह्यूमन राइट्स उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और एक स्टेट को वो राइट्स उसको देना ही चाहिए। वो हमारा गोल है। जब हम राम राज की कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में भी मानवता दिखाई देता है। जब हम महाभारत की चर्चा करते हैं, कृष्ण के उपदेशों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर भी सिर्फ ये नहीं है कि गलत को रोकने के लिए आप शस्त्र उठा सकते हैं। पहले ये सुनिश्चित करना है कि गलत है क्या, कितना तक है, कहां तक है, और उसके लिए हमको क्या उपाय करें कि ये गलती नहीं हुई। इसका अर्थ ये है कि आपके राइट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको प्राप्त हो या एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपको प्राप्त हो, हर हालत में आपको अपने राइट्स की भी सुरक्षा करनी है और अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करनी है, और ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो बात आज हम कहने जा रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें दर्ज पहले से हैं, सिर्फ दर्ज कर देने से या डिक्लेयर कर देने से कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, ये तो हमने 48 में ही कर दिया था। फिर भी हम देख रहे हैं कि जंगें हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बम वर्षा हो रही है। हम देखते हैं कि लोगों के ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा होगा, इन्हीं बुराइयों, इन्हीं कमियों से लड़ने के लिए तो 1948 में पेरिस में ये डिक्लेरेशन किया गया, और फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने उसको अपने यहाँ भी आत्मसात किया, और हमने बड़े सारे आर्टिकल्स सिर्फ इसी बात को लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 वो बहुत बड़ा उसका दायरा दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी व्याख्या की है। अगर वाकई वो आज इंप्लीमेंट हो जाए तो, और स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट हो, मैंने पहले भी कहा कि तर्क एक बात है और तर्क संगत होना दूसरी बात है। हमें अगर ह्यूमन डिग्निटी की बात सोचनी है, अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करनी है, या कहीं आप देखेंगे कि नेशनलिटी के नाम पर भेदभाव है, कहीं आप देखेंगे कि स्किन के कलर के नाम पर भेदभाव है, कहीं आप देखेंगे कि लैंग्वेज के नाम पर, कहीं आप देखेंगे कि स्टेटस के नाम पर,
कहीं आप देखेंगे कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा यानी एजुकेशन के नाम पर, तो जस्टिस जो है वो सबको मिलना है। और जस्टिस सिर्फ किसी केस के मामले में नहीं है। जस्टिस का मतलब ये है कि हम इन बातों को लेकर के, रेसेस को लेकर के, कलर को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो यहां तक आगे जाता है कि वो कहता है कि वो किसी भी नेशनलिटी का आदमी हो, उसके भी अपने अधिकार हैं। दूसरी चीज कि जब हम सिर्फ एक सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, भारतीय संविधान के सेक्शन आर्टिकल 21 को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बहुत जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ इसको रखा गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है कि ये जो राइट्स हैं वो इनएलिएनेबल राइट्स हैं। दिस राइट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एज वेल एज द कोर्ट सिटीजन। एक सभ्य समाज बनाने का ये एक प्रयास है। हम आदिकाल से सभ्य रहे हैं, हम आदिकाल से प्रजातांत्रिक मूल्यों के समर्थक रहे हैं। हम विविधता में एकता देखने वाले लोग रहे हैं, लेकिन हमें एक अच्छी जिंदगी, एक डिग्निफाइड लाइफ में क्या है? खाने का अधिकार सबको है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नहीं हो, गरीब हो या अमीर हो। एजुकेशन का अधिकार सबका है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लॉ का ट्रीटमेंट या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का ट्रीटमेंट सबके साथ एक होना चाहिए। ये सही है कि ये गोल है जिसको हमको अचीव करना है। लगातार संसार आगे बढ़ी है, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बातें होती हैं। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर ह्यूमन राइट्स लोगों को नहीं मिल रहा है जो उनका अधिकार है, तो दूसरे देश के लोग भी उस पर आवाजें उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कलेक्टिव वॉइस हमें एक सभ्य इंसान बनाता है, और यही कलेक्टिव वॉइस हमें एक डिग्निफाइड लाइफ देता है, और यही कलेक्टिव वॉइस हमें सर ऊंचा उठा करके दुनिया में जीने का रास्ता बताता है। आज रिपब्लिक डे के इस अवसर पर जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आप लोगों के बीच इतिहास के सब्जेक्ट से हटकर मैंने मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।